नमस्कार साथियों, मैं हूं अनिल नागर। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम लोग बात कर रहे थे यूरोप महाद्वीप के बारे में। और लास्ट हमने बात की थी यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के देशों के बारे में। यूरोप महाद्वीप के देशों के विषय में हमने देखा था कि यूरोप महाद्वीप के कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने मिलकर अपने कुछ ग्रुप संगठन बना रखे हैं, तो हमने उनके विषय में भी चर्चा की थी कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन कौन से देश सम्मिलित किए गए हैं। इससे आगे हम लोग बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के प्रायद्वीप के बारे में। तो आगे हम देखते हैं यूरोप के प्रायद्वीप। और जैसा कि आप जानते हो, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। तो ऐसा स्थलखंड जिसके कम से भी कम तीन साइड पानी से घिर जो तीन साइड कम से भी कम तीन साइड पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थलखंड को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में बात करें तो यूरोप के जो बेहद महत्वपूर्ण प्रायद्वीप हैं उनमें से एक तो आपको नजर आता है कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप, ठीक है। अच्छा, इस कोला प्रायद्वीप पर बात करें तो आपको ये जो कोला प्रायद्वीप है ये कहाँ पर नजर आ रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपके सामने यूरोप महाद्वीप। और इसमें हम कोला प्रायद्वीप के बारे में बात करें तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से, ये एक एरिया है जिसके तीन साइड पानी अवस्थित है। और ये जो क्षेत्र है इसी को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा कोला प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? कोला प्रायद्वीप, ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीप है इसे ही क्या कहा गया है? कोला प्रायद्वीप। दोस्तों, इस कोला प्रायद्वीप पर कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह स्थित है। इसी बंदरगाह को हम यहाँ पर एक बंदरगाह आपको मिल जाता है। इसी बंदरगाह को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा मुर्मुस्क बंदरगाह। मुर्मुस्क बंदरगाह, ठीक है। और ये जो मुर्मुस्क बंदरगाह है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह व्यापार के लिए वर्ष भर खुला रहता है। अब यहाँ पर वर्ष भर खुला रहने से मतलब क्या है? मतलब साफ है। क्या साफ है? कि सामान्यतः इसी स्थान पर वर्ष के अधिकांश महीनों में मीन्स ग्रीष्म काल के दौरान यहाँ पर बर्फ की चादर जमा हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब बर्फ जमा हो जाती है तो जहाज़ों का जो मार्ग है वो प्रभावित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ वर्ष भर व्यापार के लिए ये बंदरगाह खुला रहता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, ये जो नॉर्वे प्रायद्वीप है इस नॉर्वे तट के सहारे इस तरीके से एक गर्म जलधारा चलती है जिसे ही कहा जाता है नॉर्वे की जलधारा। और इसी नॉर्वे की जलधारा की वजह से ये वाला पूरा का पूरा एरिया वर्ष भर व्यापार के लिए खुला रहता है, क्योंकि जलधारा गर्म है और ये गर्म जलधारा सर्दियों में भी इसी स्थान पर महासागर के जल को जमने नहीं देती है। आगे चलते हैं। तो ये जो बंदरगाह है इसका नाम क्या है? मुर्मुस्क बंदरगाह। और ये किस प्रायद्वीप पर है? कोला प्रायद्वीप पर। अच्छा, कोला प्रायद्वीप कौन से देश में है? तो आप देख पा रहे होंगे रूस में। ये जो पूरा का पूरा देश आप देख पा रहे हैं ये है कौन सा? रूस। इसके बाद में आपको एक और प्रायद्वीप नजर आता है जिसके बारे में अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये वाला जो इस तरीके से यहाँ, और ये नॉर्वे का जो तट है बिल्कुल कटाफटा सा तट नजर आ रहा है। तो ये जो प्रायद्वीप है इसी प्रायद्वीप को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियन
प्रायद्वीप। ठीक है, कौन सा प्रायद्वीप है ये? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। और इस स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन से देश स्थित हैं। तो आपका आंसर हो जाता है इस पर, एक तो है दोस्तों नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। और एक है इस पर कौन सा? स्वीडन। ठीक है, तो नॉर्वे और स्वीडन, इसी प्रायद्वीप को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसके बाद में दोस्तों आपको एक पेनिनसुला कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो पेनिनसुला हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके उत्तर में आपको जो देश दिख रहा है ये तो है डेनमार्क, और इसके दक्षिण में ये वाला जो देश है ये है जर्मनी। ठीक है, और इसी प्रायद्वीप को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा जुटलैंड प्रायद्वीप। क्या नाम है इस प्रायद्वीप का? तो जुटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये है हमारे पास जुटलैंड प्रायद्वीप। और इस जुटलैंड प्रायद्वीप पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन से देश हैं। तो एक तो है डेनमार्क। कौन सा है? और डेनमार्क के बाद में इस पर जर्मनी का भी छोटा सा भाग आता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कौन सा? जुटलैंड प्रायद्वीप, जिस पर कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क और जर्मनी। आगे चलते हैं। देखो एक चीज और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो नॉर्वे है, इस नॉर्वे का जो तट है ये अत्यधिक कटाफटा है। और इस तरीके से जो तट महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण अत्यधिक कटे फटे हो जाते हैं, ऐसे तटों को कहा जाता है फियोर्ड तट। क्या कहा जाता है? फियोर्ड तट। और इस तरीके से नॉर्वे का ये जो तट है ये विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड तट है। आप इस बात को लिख सकते हो, विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड तट। तो आपसे पूछा जाए ये किस देश का है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे का, क्योंकि यहाँ पर ये जो देश आपको नजर आ रहा है ये है कौन सा? नॉर्वे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है हमारे पास कौन सा देश? नॉर्वे है। आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको एक और पेनिनसुला दिखाई देता है। यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो पेनिनसुला है, इसी पेनिनसुला को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा आइबेरियन प्रायद्वीप। क्या नाम है इस पेनिनसुला का? आइबेरियन प्रायद्वीप। ठीक है, और इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर आपको कौन कौन से देश नजर आ रहे हैं? तो एक तो है ये स्पेन। कौन सा है ये? स्पेन। और स्पेन के बाद में ये जो छोटा सा देश इधर नजर आ रहा है ये है पुर्तगाल। कौन सा ये? पुर्तगाल। तो इस प्रायद्वीप पर आपको दो देश मिलते हैं, एक तो है कौन सा? स्पेन, और एक है पुर्तगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में साथियों आपको एक और प्रायद्वीप देखने को मिलता है, जो यहाँ पर आपको इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये जो पेनिनसुला आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसी पेनिनसुला को किसके नाम से जाना जाता है? एपीनाइन। क्या कहा जाता है? एपीनाइन। और इस प्रायद्वीप पर ये जो देश है ये है दोस्तों इटली। कौन सा देश है ये?
इटली और इसी प्रायद्वीप को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा एपी 9 प्रायद्वीप। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुला है, इसी पेनिनसुला को आप किसके नाम से जानोगे? एपीनाइन प्रायद्वीप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें ऐसे प्रायद्वीपों में साथियों एक और प्रायद्वीप मिल जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो पेनिनसुला है, इसी पेनिनसुला को आप किसके नाम से जानोगे? ये वाला, इस तरीके से। तो ये जो पेनिनसुला है, इसी पेनिनसुला को किसके नाम से जाना जाता है? बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप। और इस बाल्कन प्रायद्वीप पर जो देश हैं, उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है बुल्गारिया। बुल्गारिया के बाद में ये है ग्रीस। ग्रीस के बाद में इधर ये रोमानिया। रोमानिया के बाद में मैसेडोनिया। मैसेडोनिया के बाद में मॉन्टेनिग्रो, क्रोएशिया जैसे देश इस प्रायद्वीप पर आपको मिल जाते हैं। साथ में ही ये आपको देश जो दिखाई दे रहा है, ये है इस्तांबुल। और ये इस्तांबुल किस देश का है? तुर्की का। और तुर्की किस में है? तो आपका आंसर हो जाता है एशिया महाद्वीप के अंदर। तो ये है यूरोप महाद्वीप के प्रायद्वीप। और इन प्रायद्वीपों के बारे में बात करें तो कोला प्रायद्वीप, इस कोला प्रायद्वीप पर कौन सा देश है? रूस। कौन सा है? इसी प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह स्थित है, जो वर्ष भर व्यापार के लिए खुला रहता है। खुला रहता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद में हमने ऐसे प्रायद्वीपों में एक और प्रायद्वीप के बारे में बात की, जुटलैंड प्रायद्वीप। ठीक है, और इस जुटलैंड प्रायद्वीप पर आपको पता है कौन कौन से देश हैं? तो एक तो मिलता है आपको इस पर डेनमार्क। ठीक है, और डेनमार्क के बाद अगर बात करते हैं तो इस पर जर्मनी मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने एक और प्रायद्वीप के बारे में बात की, नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। और इस आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो देश है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है दोस्तों स्पेन। और स्पेन के बाद में इस पर एक देश है पुर्तगाल। ठीक है, तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश थे? स्पेन और पुर्तगाल। इसके बाद में हमने एक और प्रायद्वीप के बारे में बात की, नाम था एपीनाइन। एपी9 प्रायद्वीप। और इस एपी9 प्रायद्वीप पर साथियों कौन कौन से देश आपको मिल जाते हैं? तो इस पर आपको जो देश मिलते हैं उनके बारे में बात करें तो वो है इटली। कौन सा है? इटली। और ऐसे प्रायद्वीपों में हमने एक और प्रायद्वीप के बारे में बात की थी, बाल्कन प्रायद्वीप। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप पर आपको कौन कौन से देश मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा रोमानिया, बुल्गारिया। कौन सा? बुल्गारिया,
मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो, क्रोएशिया, ठीक है, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया, अल्बानिया, ओशोवा, कौन सा दोस्तों, ओशोवा, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पर बात की थी इस्तांबुल, ठीक है। तो ये जो देश हैं इस्तांबुल किस में है और तुर्की में। तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये किस प्रायद्वीप पर आपको मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा बाल्कन प्रायद्वीप पर। तो ये थे यूरोप महाद्वीप के प्रमुख प्रायद्वीप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में साथियों हम लोग बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की सीमांत सागर और खाड़ियों के बारे में। साथ में ही हम लोग बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की जल संधियों पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूरोप के सीमांत सागर और खाड़ियों के बारे में बात करें। यूरोप के सीमांत सागर व खाड़ियां, तो इनमें आप देख पा रहे हैं एक तो मिलता है आपको सफेद सागर, सफेद सागर। और दोस्तों इस सफेद सागर की जो लोकेशन है इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप देख पाएंगे सफेद सागर की जो अवस्थिति है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये एक सागर दिखाई दे रहा है। इसी सागर को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है, तो ये जो सागर है यही है सफेद सागर। कौन सा है, तो इसे ही हम किसके नाम से जानेंगे, तो आपका आंसर होगा सफेद सागर। ये है दोस्तों कौन सा, सफेद सागर, व्हाइट सी, जो किस देश में है, तो आपका आंसर होगा रूस। और ये किस महासागर का हिस्सा है, तो आर्कटिक महासागर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको ये जो पूरा का पूरा सागर दिखाई दे रहा है इसे ही कहा जाता है दोस्तों उत्तरी सागर। क्या कहा गया है इसे, उत्तरी सागर, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये आपको जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाली जो खाड़ी आपको दिखाई देती है इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस क्षेत्र को ही आप किसके नाम से जानोगे, तो आपका आंसर होगा, देखो इसका ये जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को तो क्या कहा जाता है, बाल्टिक सागर। क्या कहा जाता है, यहाँ तक का ये जो हिस्सा है इसमें ये तो क्या कहलाता है, बाल्टिक सागर। तो ये जो सागर है इसे तो बोलोगे आप क्या, बाल्टिक सागर। और इसके उत्तर वाला ये जो भाग है इसे कहा जाता है बोथनिया की खाड़ी। क्या कहा जाता है, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। यह है बोथनिया की खाड़ी। इसके बाद में ये फिनलैंड है। देखो बोथनिया की जो खाड़ी है इसके पूर्व में तो है फिनलैंड
और पश्चिम में है स्वीडन। ठीक है, अभी जो फिनलैंड है, इस फिनलैंड के दक्षिण में आपको ये जो खाड़ी दिखाई दे रही है, इसे ही कहा जाता है फिनलैंड की खाड़ी। साथ में ही इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जो खाड़ी दिख रही है, इसे कहा जाता है रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी। अब देखो आप, फिनलैंड की खाड़ी जो कि फिनलैंड के दक्षिण में है और एस्टोनिया के उत्तर में स्थित है। वहीं एस्टोनिया के दक्षिण और लाटविया के उत्तर में आपको ये जो खाड़ी दिखाई दे रही है, इसी खाड़ी को साथियों आप किसके नाम से जानते हो? रीगा की खाड़ी। और स्वीडन, पोलैंड, ठीक है, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, एक साइड तो ये बॉर्डर और एक साइड स्वीडन की बॉर्डर, इनके बीच में ये जो सागर दिख रहा है, इसे कहा जाता है बाल्टिक सागर। क्या कहा जाता है? बाल्टिक सागर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये एक और खाड़ी दिख रही है। इसी खाड़ी को दोस्तों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा बिस्के की खाड़ी। क्या कहा जाता है इसे? बिस्के की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ हमें ये एक देश मिलता है जिसे कहा जाता है क्या? तो आपका आंसर होगा, यही है आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जिस पर 3 देश थे, पढ़े थे हमने। 3 देश कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। साथ में इधर आप ये जो देश देख रहे हो, इसी देश को कहा जाता है आयरलैंड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये जो सागर है, इसी सागर को आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा आयरिश सागर। कौन सा सागर है? आयरिश सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक सागर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। इसी सागर को तो आप क्या बोलोगे? जिब्राल्टर सागर। जिब्राल्टर सागर। और जिब्राल्टर सागर के बाद में हमें ये जो पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इस वाले क्षेत्र को ही साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। कौन सा ये? तो भूमध्य सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस भूमध्य सागर के उत्तर में आप यहाँ पर ये एक खाड़ी देखते हो। इसी खाड़ी को क्या कहा गया है? लॉयंस की खाड़ी। ये जो खाड़ी है, इसे बोला जाता है लॉयंस की खाड़ी। क्या कहा गया इसे? लॉयंस की खाड़ी। इसके बाद में एक सागर आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरीके से ये जो सागर आपको दिख रहा है, इसी सागर को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा टिरहिनियन सागर। टिरहिनियन सागर। ठीक है, इसके बाद आपको एक सा खाड़ी ये दिखाई दे रही है, जो इटली अर्थात एपिनाइन प्रायद्वीप और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में है। इसी खाड़ी को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा एड्रियाटिक सागर। क्या कहा जाता है इसे? एड्रियाटिक सागर। और इसके बाद में यहाँ पर भी हमें ये एक सागर दिखाई दे रहा है। इसी सागर को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है इओनियन सागर। इओनियन
सागर। ठीक, इसके बाद में हमें ये जो सागर दिख रहा है इस तरीके से, इसी सागर को क्या कहा गया है? तो आपका आंसर होगा एजियन सागर। एजियन सागर। ठीक है, और एजियन सागर के बाद एक सागर हमें यहाँ पर ये दिख जाता है। ठीक है, ये जो सागर है इसे ही क्या कहा गया है? काला सागर। काला सागर। और काला सागर के बाद अगर बात करोगे तो काला सागर के बाद में एक और हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है एजोब सागर। तो इस तरीके से ये थे यूरोप महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के सीमांत सागर और खाड़ियाँ। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की जल संधियों के बारे में। किसके बारे में? तो यूरोप महाद्वीप की जल संधियों के विषय में अगर बात करते हैं तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि यूरोप महाद्वीप के अंदर जो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं उन पर अगर चर्चा करें तो हाल ही में हमने यूरोप महाद्वीप के सीमांत सागर और खाड़ियों पर बातें की है। एक बार के लिए हम वापस से उनके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो सागर दिख रहा है इसी सागर को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर है जिब्राल्टर। कौन सा? जिब्राल्टर सागर। जिब्राल्टर सागर। जिब्राल्टर सागर के बाद में इस तरीके से हमें ये जो पूरा का पूरा एरिया नजर आता है इसे ही बोला जाता है भूमध्य सागर। यहाँ से यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है अगर इस तरीके से आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसे ही आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है हमारे पास भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। ठीक है, अब इस भूमध्य सागर के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी खाड़ी को क्या नाम दिया था हमने? लोरेंस की खाड़ी। क्या नाम दिया है इसको? लोरेंस की खाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो सागर है इसी सागर को किसके नाम से जानते हैं? टिरहीनियन। तो ये जो सागर है ये है कौन सा? टिरहीनियन सागर। ठीक है, इसके बाद में एक सागर सागर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी सागर को किसके नाम से जानते हैं? तो एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर। ठीक है, और एड्रियाटिक सागर के बाद में ये जो सागर है इसी सागर को हमने किसके नाम से जाना था इधर भी? ये तो ये है इयोनियन सागर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो इसके बाद में
यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सागर हमें दिखाई देता है, इसी सागर को दोस्तों इसके नाम से जाना जाता है। तो ये है एजियन सागर। ठीक है, अब यहाँ स्थित महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा और जानें। ये पढ़ा था हमने काला सागर, और काला सागर के उत्तर में ये जो सागर है ये है कौन सा? एजोब सागर। ठीक है, तो ये जो सागर हम लोग देख रहे हैं इसे ही आप क्या बोलोगे? एजोब सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप, यहाँ स्थित कुछ द्वीपों के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसी द्वीप को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके पास सिसिली द्वीप। क्या नाम है इस द्वीप का? तो सिसिली द्वीप। ठीक है, और इस सिसिली द्वीप पर किसका अधिकार है? तो आपका आंसर होगा इटली का। नाम क्या है द्वीप का? सिसिली द्वीप, जो किसके अधिकार में है? इटली। ठीक, ऐसा ही एक द्वीप आपको और नजर आता है। देखो आप, ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप को कहा जाता है क्रोएशिया। क्या कहा जाता है इस द्वीप को? क्रोएशिया। और इस क्रोएशिया द्वीप पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। किसका अधिकार है इस पर? फ्रांस का। साथ में ही एक द्वीप आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो द्वीप है इस द्वीप को किसके नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा सार्डिनिया। ये है इटली के अधिकृत। ठीक है, तो ये जो द्वीप है इसे कहा जाता है सार्डिनिया, जो किसके पास है? इटली के पास। अब यहाँ स्थित जलसंधियों के बारे में बात करते हैं। तो आपको एक जलसंधि तो ये मिलने वाली है, जो आप देख रहे हैं जिब्राल्टर सागर और भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ रही है। साथ में ही इसी जलसंधि को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा जिब्राल्टर जलसंधि। क्या नाम है दोस्तों इस जलसंधि का? तो ये जो जलसंधि है इसे ही बोलोगे आप क्या? जिब्राल्टर जल संधि। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये आप देख पा रहे होंगे जिब्राल्टर सागर और भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। साथ में अलग किसको कर रही है? तो ये जो देश आपको नजर आ रहा है ये है स्पेन, और एक देश आपको ये नजर आ रहा है ये है मोरक्को। ठीक है, और ये जो मोरक्को है ये किस महाद्वीप का है? अफ्रीका का। तो इसका मतलब है जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन अर्थात यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, जो कि अफ्रीका का कौन सा देश? मोरक्को। और स्पेन का यूरोप का कौन सा देश? स्पेन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुई जिब्राल्टर जलसंधि। साथ में ही आप एक बात याद रखेंगे, जिब्राल्टर सागर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है।
भूमध्य सागर का द्वार किसे बोलते हैं? जिब्राल्टर सागर को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ऐसी जल संधियों में आपको एक जल संधि ये मिल रही है जो भूमध्य सागर और टिरहिनियन सागर को जोड़ती है। तो साथ में ही क्रोशिया जो फ्रांस के अधिकृत है और सार्डिनिया जो इटली के अधिकृत है, इन दोनों द्वीपों को एक दूसरे से अलग करती है। इसी जल संधि को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा बानीपासियो। बानीपासियो जल संधि। ठीक है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये जो जल संधि है ये भूमध्य सागर और टिरहिनियन सागर को अलग करती है। तो फ्रांस के क्रोशिया द्वीप और इटली के सार्डिनिया द्वीप को अलग कर रही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप एक जल संधि यहाँ पर देख पा रहे हैं जो टिरहिनियन सागर और इयोनियन सागर को जोड़ती है। तो इस इटली से किससे? ये जो देश है आपके पास ये है कौन सा? इटली। इस इटली से इटली के ही सिसिली द्वीप को अलग करती है। इसी जल संधि को दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा इसी जल संधि को किसके नाम से जाना गया है? तो मेसिना जल संधि। क्या नाम है इसका? मेसिना जल संधि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी जल संधियों में आपको एक जल संधि ये नजर आती है जो एड्रियाटिक सागर और बाल्कन प्रायद्वीप को, ये जो प्रायद्वीप है इसे ही क्या कहा जाता है? बाल्कन प्रायद्वीप। क्या नाम है इसका? तो ये है बाल्कन प्रायद्वीप को अलग करती है। तो इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को अलग कर रही है, वहीं एड्रियाटिक सागर और इयोनियन सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। इसी जल संधि को दोस्तों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा ओट्रांटो। ओट्रांटो जल संधि। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर आपको ये एक सागर दिखता है साथियों। इसी सागर को आप किसके नाम से जानते हो? तो आपका आंसर होगा मरमरा सागर। ये जो सागर है इसी सागर को तो हम किसके नाम से जानते हैं? मरमरा सागर। ठीक है। अब इस मरमरा सागर के दोनों ओर ही आपको जो देश नजर आ रहा होगा, इसी देश को साथियों आप किसके नाम से जानोगे? तो ये जो देश है ये है तुर्की। क्या नाम है? तुर्की। और इधर भी आपको ये जो देश दिखाई दे रहा है ये तुर्की ही है। और तुर्की का ये एक शहर है जिसे आप इस्तांबुल के नाम से जानते हो। इस्तांबुल जो कि किसका? ये तुर्की का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जल संधियों के बारे में बात करें तो एक जल संधि तो आपको ये मिलती है जो देख रहे हो एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है। और तुर्की को इस्तांबुल से अलग कर रही है। साथियों यहाँ पर ये तुर्की का एक क्षेत्र है जिसके 3 साइड आपको पानी दिखाई देता है। इसको कहा जाता है
अनातोलिया प्रायद्वीप। तुर्की का कौन सा प्रायद्वीप है ये? तो आपका आंसर होगा अनातोलिया प्रायद्वीप। अनातोलिया प्रायद्वीप, ठीक है। यानी तुर्की के अनातोलिया प्रायद्वीप को तुर्की के ही इस्तांबुल से अलग कर रही है और मरमरा सागर और एजियन सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। इसी जलसंधि को कहा जाता है दार्दानेल्स। क्या नाम है इसका? दार्दानेल्स जल संधि, ठीक है। तो ये जो जल संधि है, इसी जल संधि को किसके नाम से जानोगे आप? तो आपका आंसर होगा दार्दानेल्स जल संधि। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी जल संधियों में साथियों आपको एक जल संधि ये नजर आती है जो काला सागर, कौन सा? काला सागर और आप देख पा रहे हैं मरमरा सागर को जोड़ती है। तो वही तुर्की को इस्तांबुल से अलग करती है। इसी जलसंधि को दोस्तों आप किसके नाम से जानोगे? तो इसे कहा जाता है बास्पोरस जलसंधि। बास्पोरस जलसंधि जो मरमरा सागर व काला सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। तो तुर्की को इस्तांबुल को तुर्की से अलग कर रही है। ऐसी जलसंधियों में दोस्तों आपको एक जलसंधि यहाँ पर मिल जाती है। ये जो जलसंधि है, इसी जलसंधि को कहा जाता है केरिच। केरिच जल संधि। और केरिच जल संधि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरा का पूरा देश आपको दिखाई दे रहा है, ये है रूस। और इधर ये जो देश आपको दिखता है, इसे कहा जाता है यूक्रेन, ठीक है। तो केरिच जल संधि काला सागर और एजोप सागर को जोड़ती है, तो यूक्रेन व रूस को अलग करती है। ये तो है भूमध्य सागर के साथ जल संधियां। बात करते हैं उत्तर में आपको कौन कौन सी जल संधियां मिलती हैं। तो दोस्तों आपको ये जो देश नजर आ रहा है, इसी देश को कहा जाता है आयरलैंड। ये जो देश है, क्या नाम है इसका? आयरलैंड, ठीक है। और इधर आपको ये पूरा का पूरा जो महासागर मिलता है, इसी महासागर को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये जो महासागर है, हम इसे ही क्या बोलेंगे? अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो महासागर है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। इनके बीच में आपको ये जो सागर दिखाई दे रहा है, ये है आयरिश सागर, ठीक है। कौन सा सागर? आयरिश सागर। और इधर ये जो देश हमें दिखता है, इसी देश को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है हमारे पास ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये जो देश है, ये है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। और यहाँ पर स्थित जलसंधियों में बात करें तो एक जलसंधि आपको ये मिलती है जो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को एक दूसरे से अलग करती है। इसे ही कहा जाता है सर जॉर्ज चैनल। किसके नाम से जानते इसे?
सर जॉर्ज चैनल, वैसे ही एक जलसंधि यहाँ पर मिलती है जो वही आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को तो अलग करती है, साथ में आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। इसे कहा जाता है नॉर्थ चैनल, उत्तरी चैनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने ये जो खाड़ी पड़ी है इसे कहा जाता है बिस्के की खाड़ी, और इधर यहाँ पर ये है उत्तरी सागर। ठीक है, अब देखो, उत्तरी सागर और बिस्के की खाड़ी को जोड़ने वाले जल संधियों पर चर्चा करें तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पूरा का पूरा सागर है इसे तो कहा जाता है इंग्लिश चैनल। क्या कहा जाता है? तो ये है हमारे पास क्या, इंग्लिश चैनल। ठीक है, और इंग्लिश चैनल जिसके बारे में अगर बात करें, इंग्लिश चैनल चैनल तो इंग्लिश चैनल किस किस को जोड़ता है? तो बिस्के की खाड़ी को दोस्तों यहाँ आपको ये एक जलसंधि दिखती है। ये जलसंधि किस किस को जोड़ रही है? तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। अलग किस किस को कर रही है? तो ये जो देश आप यहाँ देख रहे हो इसी देश को कहा जाता है फ्रांस। ये जो देश है कौन सा है? ये फ्रांस। और इस फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को तो अलग करती है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। इसी जलसंधि को कहा जाता है डोवर जलसंधि। क्या नाम है इसका? डोवर या डावर जल संधि। ठीक है, और इस तरीके से अब आप देखो, डावर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है तो ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। ठीक, इंग्लिश चैनल बिस्के की खाड़ी और डावर जल संधि को जोड़ता है तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को क्या कर रहा है? अलग करता है। ये थी यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण जल संधियां। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको और उत्तर की तरफ चलते हुए देखते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर ये एक देश मिलता है। इसी देश को आप किसके नाम से जानोगे? तो ये है आपके पास आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड है ये। क्या नाम है इसका? आइसलैंड। और इस आइसलैंड से थोड़ा सा हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो यहाँ आपको ये एक बड़ा सा द्वीप आइलैंड आपको दिखता है। इसी आइलैंड को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ये है ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ इस तरीके से ये जो आइलैंड हमें दिखता है इसी आइलैंड को किसके नाम से जानोगे? ग्रीनलैंड के नाम से। आप यहाँ इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो ये जो आइलैंड है यहाँ पर इस तरीके से, इसी को आप किसके नाम से जानोगे? ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का। किसका अधिकार है? ये तो मानकर चलेंगे, इधर आपको ये मिलता है क्या? ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है।
ग्रीनलैंड, अधिकार किसका है इस पर? डेनमार्क। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक जलसंधि मिलती है। इसी जलसंधि को दोस्तों आप किसके नाम से जानोगे? तो आपका आंसर होगा डेनमार्क जलसंधि, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। तो अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। इसी जलसंधि को आप किसके नाम से जानोगे? यहाँ पर इनके बीच में ये है डेनमार्क जल संधि, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। तो अटलांटिक महासागर, कौन सा? अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ती है। यहाँ पर मिलने वाला है ये कौन सा? आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये है यूरोप और यूरोप महाद्वीप की जल संधियाँ। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद साथियों। हम कल बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के पर्वत, पठार और मैदानों के बारे में। साथियों, अगर आपको ये महाद्वीप और महासागरों की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका लाभ आपको, आपके और साथियों को भी मिल पाए। लाइक करें ताकि मुझे और अधिक मोटिवेट मैं आपके इस वीडियो से और अधिक मोटिवेट हो सकूं, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट में आपके लिए और ला सकूं। साथियों, साथ में ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।